हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मैक्सवेल्स इक्वेशंस के न्यूमेरिकल के ऊपर। पिछली बार हमने मैक्सवेल्स इक्वेशंस को पढ़ा था। आज हम इस लेक्चर में उसके न्यूमेरिकल करेंगे और हो सका अगर पूरे न्यूमेरिकल अभी खत्म हो जाएंगे, होप सो, आई एम नॉट डैम श्योर कि हो जाएंगे, बट अगर फिर भी बच जाता है टाइम हमारे पास, तो हम PYQ स्टार्ट कर देंगे एक LT के पेपर का, जो हमारे कुछ जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है हमारे उसके ऊपर। ठीक है, आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहले रिकॉल कर लेते हैं। ये हमारी मैक्सवेल्स इक्वेशन थी, ई डॉट डी ए, बी डॉट डी ए, ई डॉट डी एस, बी डॉट डी एस, इससे रिलेटेड। फटाफट इसको हम अभी के अभी रिवाइज करेंगे और फिर हम बढ़ेंगे इनके क्वेश्चंस पे। और हालांकि क्वेश्चंस के अंदर इससे रिलेटेड इतना नहीं आएगा, मैंने आपको पहले भी बोला था मैक्सवेल्स इक्वेशन सीधी पूछी जा सकती है आपके पेपर में, पर बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चंस नहीं आएगा मैक्सवेल्स के ऊपर, मैक्सवेल्स इक्वेशन के ऊपर। हाँ, कैसे क्वेश्चन आएंगे वो नॉर्मल आएंगे, बिल्कुल कंसेप्चुअल। आइए, बट इक्वेशंस पता होनी चाहिए हमें। तो पहले रिकॉल कर देते हैं ना। पहला क्वेश्चन, पहला हमारे पास इक्वेशन थी ई डॉट डी एस। आपको वैसे ही याद करवा देते हैं। फिर क्या लिखा था, बी डॉट डी एस, याद होगा, देख लो आप। हाँ, ये आपको शुरू में आपको दिखा दे रहे। सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पर ई डॉट डी ए लिख दे नीचे जाके, ऐसा भी लिख सकते हैं, बट आप यहाँ पे डी एस लिख दीजिए क्योंकि हम ऊपर पहले डी ए लिखते आए हैं ना, तो आपको याद रहेगा। पहले लाइन इंटीग्रल होता है, पहले सरफेस इंटीग्रल होता है, फिर लाइन इंटीग्रल। ये क्या कहता था, ई डॉट डी ए किसके इक्वल है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बी डॉट डी एस जीरो के इक्वल, ई डॉट डी एस हमारा किसके इक्वल था, माइनस ऑफ डी फाइव बी बाई डी टी के इक्वल था। और बी डॉट डी सी ये इक्वल था म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, एप्सिलॉन नॉट डी फाइव ई बाई डी टी। खास बात क्या थी इसमें, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बात, जो कि चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर डिपेंड करता था। ये क्या था हमारे पास, गॉस लॉ। प्लस स्टैटिक्स में ये मैग्नेटिज्म, ये फैराडे लॉ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो पढ़ा। खास बात इसकी क्या थी, इसके अंदर जो नेगेटिव साइन था ये हमें किसके बारे में बताता था, लेंजेस लॉ के बारे में बताता था। ये सिंपल सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट का रोल था, बस यही खास बातें थी इसकी। और सेकंड के अंदर कभी कभी पूछ लेता है इसकी एसेंस क्या है, इसका क्या मेन यूज है। ये है कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ये इसका एसेंस है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। सेकंड इक्वेशन का कि टोटल फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस क्या रहता था हमारे पास, क्लोज, हाँ, एरिया या क्लोज सरफेस का वो जीरो रहता था। बस ये सब हमने पढ़ लिया। आइए क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। कौन कौन सी नहीं होगी, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो, E dot dl is equal to minus d by dt b dot ds plus रो E dot dl म्यू नॉट I। ये था, देखो, चाहे dl E dot dl है चाहे कैसा भी है, आप खुद देखिए, ये आपने पढ़ा हुआ है, फर्स्ट सेकंड भी आपने देखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है ना। अब याद रखना वो ds जो हमने लिखा था वो dl का काम कर रहा था, यहाँ पर समझना जरूरी है। जिस एरिया की बात हो रही है, ये लाइन की बात हो रही है, लाइन इंटीग्रल के बारे में। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, इन्होंने इस एरिया को ds से लिखा है। तो ये तो पढ़ी है, सेकंड भी पढ़ी है ना। थर्ड और फोर्थ में से कौन सी सही लग रही है आपको, थर्ड और फोर्थ में से हमें ये सही लग रही है। ऐसा क्यों, आप कह रहे होगे सर ये कहाँ से आ गया सर,
ये इक्वेशन तो पढ़ी नहीं, तो आंसर तो सिंपल ही आ जाता, थर्ड इक्वेशन गलत है। नोट इट नॉट एन इंटीग्रल, गलत इन द सेंस इंटीग्रल फॉर्म नहीं है। ये इक्वेशन कहाँ पढ़ी है सर? आपने पढ़ी है ई डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई प्लस एप्सिलॉन नोट डी फाई ई बाई डी टी, राइट? बट इसमें तो ऐसा नहीं है सर। एप्सिलॉन नोट तो है ना, म्यू नोट तो चलो बाहर है, डी बाई डी टी भी है। ये फाई ई की जगह बस इसने क्या लिख दिया, ये चीज पूरी, ई डॉट डी एस, सिंपल। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकता है, सब कुछ सेम लिखा, डी बाई डी टी भी लिख, फाई ई की जगह बस क्या लिख दिया, ई डॉट डी एस, जो भी लिमिट्स होंगी उसके को। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर ये इक्वेशन तो पड़ी नहीं, ये इक्वेशन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो इक्वेशन नंबर फोर्थ गलत है। दिस इज द नॉट इंटीग्रल, दिस इज नॉट। ठीक है, मैं अगर एक ऑप्शन टिक करना है ना हमने को, तो आपका कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? थर्ड वाला, दिस इज, ये वाला। ठीक है, ये नहीं है सर। ठीक है, तो नॉट एन इंटीग्रल थर्ड ऑप्शन आएगा, ये तो ठीक है। थर्ड ऑप्शन को हम करवा देते हैं, ये वाला थर्ड ऑप्शन पे टिक कराना, राइट आंसर वो है कि जो इंटीग्रल फॉर्म नहीं है वो पूछे। आइए देखिए, ये लिखा हुआ है साफ साफ, ये आंसर है। आइए नेक्स्ट पे आए, इनमें से कौन सी लोरेंट्स फोर्स नहीं है? आप कहेंगे सर लोरेंट्स फोर्स, मैं इसीलिए मैक्सवेल्स इक्वेशन करवाई है क्योंकि मैक्सवेल्स इक्वेशंस में ही आप सब पढ़ते हो। अब ये क्वेश्चन वो मैक्सवेल्स इक्वेशन की टर्म्स में भी पूछ सकता है, कैसे सर? क्योंकि मैक्सवेल्स इक्वेशन में हमारे पास फेरेडे लॉ आता है और मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक गोस लॉ भी आता है ना? चाहे ना पूछे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन कई कई जगह पर ईएम वेव्स में डाल रखा था, कहीं कहीं कर। हालांकि ये एग्जैक्ट अगर मैं पूछूं तो ये हमारा ईएम वेव से जस्ट पहले की बात है, जब हम लोरेंट्स फोर्स डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक वाले चैप्टर में, उससे आया हुआ है। बट क्योंकि अब डाल रखे तो हमको देखना भी पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्रेशन फॉर लोरेंट्स फोर्स? लोरेंट्स फोर्स वो फोर्स होती है जब कोई चार्ज मूव करता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसमें कोई चार्ज मूव करो तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगी, वो क्या होती है, क्यू ई। मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स अब क्या होती है चार्ज पार्टिकल पे, क्यू वी क्रॉस बी। तो अब इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो वो लोरेंट्स फोर्स कहलाएगी, क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, दैट इज क्यू कॉमन ले लो, ई प्लस वी क्रॉस बी, ऐसा लिख सकते। ठीक है, तो या अलग से लिख लो या कैसे भी लिख लो। देखो, ये सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये सिर्फ मैग्नेटोस्टैटिक है, ये तो न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग कर दिया, एम ए प्लस क्यू ई, नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स, ये क्लियर है। क्लियर है सबको? आई थिंक तो हो जाना चाहिए। वी क्रॉस बी क्या था, मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको यहाँ पर नहीं पता तो। वी होता था वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल और बी क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही क्यू तो आपको पता ही है, क्यू चार्ज है और ई क्या है, इलेक्ट्रिक। फिर भी कोई इश्यू हो तो आप पूछ सकते हैं दोनों। अच्छा, इसी के अंदर एक और टर्म आती है वेलोसिटी सेलेक्टर। अब वो क्या होता है, मैं ऐसा क्वेश्चन लाया हूँ एक, उसमें आपको बताऊंगा वेलोसिटी सेलेक्टर। अगर आपको पता है तो बढ़िया है, वरना सोचना शुरू कर दीजिए इसमें, है ना? आइए आगे बढ़ते हैं, ये आंसर डी आ गया इसका, बिल्कुल। अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस बाय, इनमें से कौन से मेथड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, या इनमें से किससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है? कंडक्शनल करंट। क्या कंडक्शनल करंट, यानी मैं आपकी लैंग्वेज में बोलूँ तो आईसी जो हमने पढ़ा था, हाँ, ये किसने बताया था, एम्पियर सर्किटल लॉ ने, कि जहां जहां कंडक्शन जो करंट है वहां मैग्नेटिक फील्ड है। डिस्प्लेसमेंट करंट याद है क्या? हाँ, ये किसने बताया था, मैक्सवेल ने बताया था। मैक्सवेल ने क्या कहा था, आई डी किसके इक्वल है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी, ये हमने पढ़ा भी था। इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इसके कारण भी प्रोड्यूस होता है। तो सिर्फ ए नहीं, सिर्फ बी नहीं, प्रोड्यूस नेचुरली वो तो नहीं बोल सकते हम कि हाँ होगा, लेकिन दोनों के वजह से हो सकता है, कंडक्शनल भी और डिस्प्लेसमेंट भी। तो दोनों लिखना है यहाँ पर, बोथ कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट।
ठीक है, आइए आगे चलते हैं। चलिए, थोड़ा सा हैंग हो गया था ये। हाँ, अब चलिए। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, अब देखिए चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से सुनना। वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज दिस, यानी v की वैल्यू दे रखी है 7.27 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 6 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। ठीक, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर द वेलोसिटी सिलेक्टर। मैंने बोला था ना मैं वेलोसिटी सिलेक्टर का एक क्वेश्चन लाया हूँ, ये देखिए। तुमको क्या बात करनी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। अब ये है क्या वेलोसिटी सिलेक्टर, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा वेलोसिटी सिलेक्टर की टर्म समझनी पड़ेगी। वो क्या है, देखो, जब हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमारे पास होता है, तो हमारा चार्ज पार्टिकल सिंपल एक्सेलरेट कर देता है ना। एफ इज इक्वल टू एम ए से क्यू इज इक्वल टू एम ए हम पुट कर देते हैं, मतलब चार्ज पार्टिकल ट्रांसलेशनल मोशन करता है। अगर पॉजिटिव वाला है तो नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव वाला है तो पॉजिटिव की तरफ, राइट। सपोज ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, चार्ज पार्टिकल को यहाँ से पॉजिटिव से गया तो कहाँ जाएगा, नेगेटिव की तरफ, ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसलेशनल मोशन करेगा। लेकिन अगर यही मैग्नेटिक फील्ड हो, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली फोर्स एक्सर्ट करता है, क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, क्यू वी क्रॉस बी, यानी वी और बी के परपेंडिकुलर होगी फोर्स भी, तो परपेंडिकुलरली यानी वो उसको सर्कल में घुमाएगी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कल में घुमाती है मैग्नेटिक फोर्स, तो पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में वो एक्सेलरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में वो डिफ्लेक्ट हो रहा है ना। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशंस भी हम पुट कर सकते हैं, ध्यान रखो, कि पार्टिकल के पास देखो, अगर नॉर्मल केस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है पार्टिकल स्पाइरल जा सकता है ना। और मैं बोलूँ तो पार्टिकल डिफ्लेक्ट भी होगा और आगे की तरफ भी चलेगा, आगे की तरफ भी चलेगा, डिफ्लेक्ट भी चलेगा। लेकिन मतलब ये तो श्योर हूं कि पार्टिकल डिफ्लेक्ट होगा, पार्टिकल डिफ्लेक्ट होगा। अब अगर पार्टिकल डिफ्लेक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, ध्यान से सुनना यही आंसर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, मैग्नेटिक फील्ड भी हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, मैग्नेटिक फील्ड भी हो, और पार्टिकल डिफ्लेक्ट भी ना हो। ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, मैग्नेटिक फील्ड भी हो और पार्टिकल डिफ्लेक्ट भी ना हो। पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। इसी तो मैं चार्ज पार्टिकल को कुछ स्पेसिफिक वेलोसिटी से फेंकू ना, तब ऐसा। देखो ध्यान से, अगर पार्टिकल ने डिफ्लेक्ट नहीं करना तो उसका वो मतलब उसकी जो नेट फोर्स है उसकी वो जीरो रहे। नेट फोर्स जीरो का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स जिसके इक्वल रहे मैग्नेटिक फोर्स की, तब पार्टिकल कैसा जाएगा, अनडिफ्लेक्टेड। अब कोई पूछ भी सकता है, अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है, अब मैं चाहता हूं पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चला जाए, डिफ्लेक्ट ना हो। आप कहोगे हाँ, इस केस में ये तब हो सकता है जब इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल हो। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है, क्यू ई, और मैग्नेटिक फील्ड क्यू वी बी। वी बी क्यों लिखा, वी क्रॉस बी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वी क्यू वी बी, वी क्रॉस बी को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा, है ना। अब अगर थीटा 90 हो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वेलोसिटी के जिस डायरेक्शन में मैंने पार्टिकल को फेंका है उसके परपेंडिकुलरली क्या हो मेरा मैग्नेटिक फील्ड। अगर वेलोसिटी पार्टिकल ऐसे फेंका है तो मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है अंदर की तरफ हो। अंदर की तरफ को मैंने कैसे दिखाया भाई, क्रॉस से, इसका मतलब अंदर की तरफ, ठीक है। बट याद रखना साइन 90 है इसलिए सीधा लिख दिया मैंने, क्रॉस नहीं लगाया। मेन बात यह है कि पार्टिकल डिफ्लेक्टेड तभी जाएगा जब क्यू ई किसके इक्वल हो, क्यू वी बी के। अब ध्यान से देखो, क्यू से क्यू तो कट गया, ई किसके इक्वल आ गया, वी बी के। अगर अब ई जो है वो वी बी के इक्वल आ गया, ध्यान से देखना, ई जो है वो वी बी के इक्वल आ गया, तो वी किसके इक्वल आ जाएगा, ई बाई बी। और यहां पर वी क्या है, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से देखो, वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक, मतलब अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वैल्यू हो 20 यूनिट्स,
मैग्नेटिक फील्ड की हो 10 यूनिट्स, तो 2 यूनिट की वेलोसिटी से अगर मैं पार्टिकल को फेंकूंगा 2 यूनिट की वेलोसिटी, तो वो अनडिफ्लेक्टेड जाएगी। क्यों? क्योंकि जब मैं v की वैल्यू ये पुट करूंगा उस केस में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल है, और जब इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होगी तो पार्टिकल अनडेविएटेड जाएगा ही जाएगा, बस। तो अब याद रखना, इस वेलोसिटी से अगर पार्टिकल को फेंकूंगा, पार्टिकल को फेंकूंगा तो पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड जाएगा। और ये वेलोसिटी कैसे निकालूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को आपस में डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी। तो अब ध्यान से सुनना, इसी को बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। उसका फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू ई बाई बी। तो v तो निकालना है, e कितना दे रखा है आपको? v दे रखा है, सॉरी 7.27। v कितना दे रखा है? 7.27 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, हाँ 6 इंटू 10⁶, 6 इंटू 10⁶, राइट। और आपको निकालना है b, तो b आराम से निकल जाएगा। b वहां ले जाओ, 6 इंटू 10⁶ से 10⁶ कट गया, यानी 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 7.27, यानी 6 इंटू 7.27 को करोगे तो 100 आएगा, डिवाइड में तो ऊपर चला जाएगा, 727। 600 बटा 727, इसको सोल्व कर दो, इसको सोल्व करके आ रहा है आपका 0.83। तो ये टेस्ला इस मैग्नेटिक फील्ड की इस टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड की ये वैल्यू होनी चाहिए, तभी जो पार्टिकल है वो अनडिफ्लेक्टेड जाएगा। मतलब ये वी का क्या नाम हो जाएगा? वेलोसिटी सेलेक्टर। क्यों बोला वेलोसिटी सेलेक्टर? क्योंकि ये कुछ एक हमने वेलोसिटी को सेलेक्ट किया कि अगर हम पार्टिकल को इस वेलोसिटी से फेंकेंगे तब पार्टिकल अनडेविएटेड जाएगा। तो याद रखना, वेलोसिटी सिलेक्टर, पार्टिकल अनडेविएटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड भी होना चाहिए, तब भी पार्टिकल डेविएट नहीं हो रहा। और उसका फॉर्मूला है ई बाई बी। कैसे निकाली? दोनों फोर्सेस को इक्वेट करके, बस। आइए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज डू नॉट फॉर्म मैक्सवेल्स इक्वेशन? कौन सा मैक्सवेल्स इक्वेशन नहीं बताता? अब आपको बताया मैंने, गोस लॉ होता है क्या? हाँ सर, गोस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म पढ़ा था। गोस लॉ क्या बताता था? मैं इसलिए बार बार थोड़ा सा रिपीट करता हूँ ताकि रिवीजन हो जाए, तभी तो क्वेश्चन करने का फायदा है। गोस लॉ तो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी है और मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी डट, हाँ सर है। फेरेडे लॉ है सर, फेरेडे लॉ भी है। क्या था सर वो फ्लक्स का चेंज होना, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, लेकिन इसमें कैसे लिखा था? E डॉट डी एस इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी बाई डी टी। तो अम्पियर्स लॉ है, अम्पियर्स लॉ तो है ही सर। अम्पियर मैक्सवेल लॉ भी है, ये भी है, ये भी है, तो प्लैंक्स लॉ नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? प्लैंक्स। क्या लिखोगे? प्लैंक लॉ इज नॉट अ फॉर्म, इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। चलिए, तो यहाँ तक हमारे जो क्वेश्चन थे वो बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे। एक वेलोसिटी सिलेक्टर वाला, वो भी मैग्नेटिक फील्ड में आप पढ़ते हो, मैक्सवेल्स में नहीं आता, बट अब आ गया है तो इसलिए हमने कर लिया। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने पीवाई क्यूज, ठीक है? आओ, मैं आपको बेसिक बेसिक पीवाई क्यूज जो हमने कर ली हैं वो हो सकते हैं हमारे से अभी इस सेक्शन में, तो वो कर लेंगे। और कुछ एक पार्ट के जो थोड़े से ट्रिकी वाले हैं, जिसके लिए मेरे को थोड़ा सा कंसेप्ट और पढ़ाना पड़ेगा आपको, वो पीवाई क्यूज हम नेक्स्ट लेक्चर में कर सकते हैं, ठीक है? अभी के लिए जिसमें कम एफर्ट लगेगा उन पीवाई क्यूज के ऊपर बात करेंगे, ज्यादा एफर्ट वाले नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोशिश करेंगे कि इसमें खत्म कर दें ये वाले। आइए, और ये जरूरी नहीं है मैक्सवेल्स इक्वेशन से, ये पूरी आपकी जो पीवाईक्यू एक क्वेश्चन पेपर है उसमें से उठाया हुआ है। आइए, आप चाहेंगे तो हम क्वेश्चन पेपर का नाम भी आपको बता दिया जाएगा, आप सर्च भी कर सकते हैं इसको। देखो, एक ऑब्जेक्ट है which which is moving with the speed of 6.25, which is moving with the speed of 6.25 meter per second is deaccelerated at a rate given by dv by dt। अब ये क्या बोल रहा है सर? सोचने वाली बात है सर। एक ऑब्जेक्ट है सर, मूव कर रहा है, हाँ कर रहा है, कितनी स्पीड से? 6.25 मीटर पर सेकेंड। ध्यान देना, हो जाएगा डी एक्सेलरेटेड, मतलब एक्सेलरेशन धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी रिटार्डेशन हो रहा है। उस डी एक्सेलरेशन की वैल्यू dv बाई dt से दे रही है। ऑब्वियस सी बात है, एक्सेलरेशन को क्या लिखते हो? dv बाई dt। लेकिन रिटार्डेशन है, कम हो रहा है, इसलिए माइनस आया सर, 2.5 रूट, ठीक है?
v कैसी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है, वो आपको दे रखी है 6.25, ठीक है। या जिस भी टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम की जो स्पीड है वो v है। टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आए जब, उस टाइम पे उसको कितना टाइम लिया गया, बस ये आपने ध्यान रखना। आइए स्टार्ट करेंगे इसको। देखिए, सबसे पहले तो हमें कुछ नहीं देखना, हम अपना देखते हैं कि क्या क्या गिवन है। हमें वेलोसिटी गिवन है, यानी स्पीड गिवन है, और डी एक्सेलरेशन का रेट यानी dv बाई dt गिवन है। अब इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, हमको निकालना है टाइम, यानी इनिशियल वेलोसिटी तो चलो ठीक है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कुछ रिलेशन है क्या सर? हाँ है ना, ऑब्वियस सी बात है। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। हाँ सर, वो हमें गिवन है कितना, -2.5 रूट वी। जब भी ऐसी कंडीशन गिवन है, अब dv बाई dt की वैल्यू पता है आपको, है ना? हाँ गिवन है सर। अब सबसे पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करो। मैंने आप dv और v वाले वेरिएबल्स को इकट्ठा कर दो, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, dv, ये रूट v यहाँ पर आ जाएगा, इज इक्वल टू -2.5 dt। ऐसा लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं आराम से। अब ये स्मॉल स्मॉल है सब कुछ, है ना, मतलब स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी dv है, स्मॉल चेंज इन टाइम dt है। इससे गेट छुटकारा पाने के लिए हमें दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन करने के लिए अब ध्यान से देखो, dv, v का इंटीग्रेशन करूंगा, ये v की पावर 1/2 है, ऐसा लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन। हाँ, -2.5 तो बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा सिर्फ dt। ये तो ठीक है यहाँ तक। अब डालनी पड़ेगी मेरे को लिमिट्स। लिमिट्स कैसे डालेंगे वो ध्यान रखो। लिमिट्स कैसे डालेंगे, देखो, लिमिट डालूंगा मैं, जीरो से स्टार्ट करूंगा, और जब मैं उसको देख रहा हूँ वो टाइम है जीरो, उस टाइम पर वो कितनी स्पीड से चल रहा है भाई, 6.25 की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो उस यहाँ पर लिखेगी, यहाँ पर लगेगी टाइम की लिमिट्स, और यहाँ पर लगेगी वेलोसिटी की लिमिट। तो जब टाइम जीरो था उस टाइम उसकी स्पीड कितनी थी, 6.25, ठीक है। आप इसको वी इनिशियल भी बोल सकते हो, है ना। आप अभी इसको चाहो तो अभी आपके लिए, इसके लिए वी इनिशियल लिख देते हैं, चलो वी इनिशियल। और जब टाइम टी हो गया, कुछ टाइम, वो टाइम निकालना है, तब उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। और फाइनल आप बताओ वेलोसिटी है कितनी, टू कम टू रेस्ट, पार्टिकल जब रेस्ट पर आ जाए, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कम टू रेस्ट, रेस्ट पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो जब टाइम टी होगा उसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जो कि कितनी है 6.25, उससे जीरो तक इसकी लिमिट हो जाएगी। देख रहे हो मैं कैसे डिग्री डाल रहा हूँ, जीरो पर उसकी वेलोसिटी है 6.25, टाइम टी पर है उसकी वेलोसिटी जीरो, फाइनल में उसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है क्योंकि वही पूछा है हमसे, और वो टाइम टी की वैल्यू पूछ रहा है। आओ लिमिट्स तो बाद में पुट कर देंगे। v की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, v की पावर -1/2 इज इक्वल टू -2.5 dt का इंटीग्रेशन तो क्या होता है t, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करूंगा तब भी t आएगा, बट लिखना है तो लिख दो। आई, यहाँ पर बात करते हैं। अब v की पावर -2 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, v की पावर -1/2, पावर में एक ऐड हो जाएगा और उसी से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और लिमिट्स तो है ही, v इनिशियल टू जीरो, -2.5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो अपर लिमिट है t, पहले t की जगह t पुट करोगे, फिर माइनस, फिर t की जगह जीरो, सिंपल। अब v की पावर 1 में से 1/2 गया तो पावर में एक ऐड हो रहा है ना, सिंपल। भाई पावर में एक ऐड हो रहा है तो 1 में से 1/2 गया तो प्लस का हाफ, एक में से आधा गया तो आधा, यहाँ पर भी क्या बच जाएगा, आधा। वी आई जीरो माइनस का 2.5 टी। चलिए, v की पावर हाफ को तो मैं सिंपल अंडर रूट v लिख सकता हूँ, और ये हाफ ऊपर जाके 2 हो जाएगा, तो ये 2 को तो बाहर ले जाओ, वी आई जीरो इज इक्वल टू -2.5 टी हो जाएगा यहाँ तक। तो आइए पुट करते हैं। पहले तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो जीरो ही रह जाएगा, माइनस लोअर लिमिट क्या है वी आई, और वी आई की जगह क्या है, अंडर रूट वी की जगह 6.25 पुट करूंगा।
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट के, क्योंकि v इनिशियल कितना है 6.25, चेक कर लेते हैं फिर भी। हाँ यही है। तो अब देखो 2 इंटू माइनस का रूट 6.25, माइनस से माइनस कट भी जाएगा, माइनस 2.5t। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है ना, क्योंकि वो 2 माइनस नहीं है, 2 मल्टीप्लाई है ना, साथ में ब्रैकेट है, देख लो आप। ठीक है, अब दोनों जगह क्या कर सकते हो आप, चाहे पहले तो आप इसको सोल्व कर लो थोड़ा सा। अपना क्या आया, 2 मल्टीप्लाई बाय में रूट 6.25 इज इक्वल टू 2.5 टी, है ना। तो आप चाहो तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, अच्छा रहेगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4, है ना। अब चाहो तो इसको पहले 2.5 को इधर भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर, ये टी का स्क्वायर हो जाएगा आप चाहो तो। लेकिन अब डायरेक्ट सोल्व करना चाहो तो डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। कैसे सर, 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, 625 ही तो होता है, अब करके देख लो, है ना। लेकिन ये 2.5 है, तो यानी 25/10 मल्टीप्लाई 25/10, तो ये क्या हो जाएगा 6.25। सिंपल, सिंपल कर दो, है ना? जिसको भी जैसा आता है, अब ये मैथ्स का ऑप्शन है, आपके ऊपर है आप कैसा करना चाहते हो। इसको कैसे कर दोगे, अब इस पूरे का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 6.25 का स्क्वायर तो यही रहेगा। अच्छा, 2.5 का स्क्वायर करोगे तो फिर से क्या हो जाएगा 6.25, और टी का स्क्वायर करोगे तो टी का स्क्वायर, 6.25 से 6.25 गया, टी स्क्वायर किसके आया 4, टी का वैल्यू क्या आ जाएगी 2। हालांकि टी की वैल्यू +2 -2 दोनों आएगी, और -2 पॉसिबल है नहीं, इसलिए टी की वैल्यू क्या जाती है +2। तो टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे, टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे, सेकंड के बाद ये ऑब्जेक्ट कैसा आ जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर है आ रहा है हमारे पास सेकंड, 2 सेकेंड्स के बाद ऑब्जेक्ट हमारा कैसा आ जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कैसे किया है मैंने, कुछ नहीं किया, जो इक्वेशन दे रखी थी इसी इक्वेशन का फायदा उठाया है। dv/dt मुझे गिवन था -2.5 √v, मैंने सिर्फ सेपरेट किया है वेरिएबल्स को। डेल्टा वी, रूट वी को रूट वी वाली साइड ले गया, टी को उधर ले गया, और दोनों तरफ क्या कर दिया इंटीग्रेशन। तो अगर मैं छोटी सी अप्रोच लिखूं, यहाँ पर क्या लिखा है, separate the variables and integrate both sides, बस सेपरेट करके इंटीग्रेट कर दो। आई, फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, सर को मैसेज कर देना, सर मुझे बता देंगे, हम फिर से वीडियो बना देंगे एज ऑलवेज, जैसे मैं बोलता हूँ। थैंक यू। चलिए प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर द मेंबर्स ऑफ, अब ये क्वेश्चन अलग सा आ गया सर, क्योंकि अब प्रीवियस ईयर्स कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा। देखो प्रोटॉन ये सारी हमारी है जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में आप पढ़ोगे, ये चीजें पढ़ भी चुके होगे आई थिंक। अलग अलग फैमिली होती है, बोसोन, बैरियंस, लेप्टॉन्स, मिजोन्स, है ना, ये सब। अब हर एक पार्टिकल्स की एक फैमिली होती है, मिजोन के अलग पार्टिकल्स लाई करते हैं, फर्मियोन्स में अलग पार्टिकल्स लाई करते हैं, लेप्टॉन्स में अलग पार्टिकल लाई करते हैं। ऐसा ही प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बैरियंस में लाई करते हैं। किस में लाई करते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बैरियंस में, याद रख लो बैरियंस में लाई करते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स किस में लाई करते हैं, बैरियंस में। और ये बैरियंस होते क्या हैं सर, बैरियंस जो 3 क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं, 3 क्वार्क्स, ऐसे ही प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनते हैं। आइए देखिए मैं बता देता हूँ। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली ऑफ अ पार्टिकल्स कॉल्ड बैरियंस। बैरियंस आर हैवी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो भी बैरियंस के अंदर आते हैं वो हैवी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, और ये किससे मिलकर बने होते हैं, 3 क्वार्क्स। बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एज वेल अदर पार्टिकल्स आर बैरियंस, है ना। कुछ और भी पार्टिकल्स आते हैं बैरियंस में, अभी हम जो इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। याद रखना किस कितने क्वार्क से मिलकर बने हैं बैरियंस, बैरियंस सर 3 क्वार्क से मिलकर बने, 3 क्वार्क्स। आई थिंक अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा। फर्मियोन्स में देख सकते हो, अलग अलग इनकी प्रॉपर्टीज होती है, किसी में फर्मियोन्स होते हैं हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है कोई, है ना, तो वो फर्मियोन्स में आ जाएगा। अलग अलग तरीके से इनको कैरेक्टराइज किया हुआ है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको कैसे लर्न करना, जब भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स को लर्न करो तो किस फॉर्म में लर्न करना, एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में लर्न करना,
तभी बढ़िया बात बनेगी, वरना अगर फ्लो चार्ट नहीं बनाओगे ना इसका भाई, कोई फायदा नहीं होगा, कल भूल जाओगे। और वो फ्लो चार्ट एक रफ पेज पर लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, रोज याद कर लेना, उसको दिमाग में बिठा देना, क्योंकि ये है ही लर्न करने वाली चीज। पूरी पार्टिकल फिजिक्स है वो थोड़े बहुत मतलब मैक्सिमम अमाउंट उसका जो लर्न करने वाला रहेगा, अगर फैमिलीज लर्न करनी है तो कौन सा कैरियोन्स आ जाएंगी, कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं, तो ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो दिमाग में रख सकते हो आराम से। आइए आगे चलते। अब ये देखो, ऐसा क्वेश्चन तो हम शायद देख भी चुके हैं। एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस पर मूव कर रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू 5 मीटर। एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू 5 मीटर अंडर द फोर्स F इज इक्वल टू 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर। अब ये कैसे चल रहा है सर? देखो, एक्स एक्सिस के अलोंग पार्टिकल चल रहा है, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 5 पर, और इस पे जो फोर्स लग रही है वो कितना चल रहा है सर? 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ये उस पे फोर्स लग रही है। ठीक है, न्यूटन। आपको बताना है वर्क डन इस प्रोसेस। अब मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, ये बात तो हमने पढ़ी भी है थोड़ी सी, कि वर्क डन क्या होता है। अगर डी डब्ल्यू की बात करता हूँ, एफ डॉट डी एस, या सिंपल अगर वर्क डन देखोगे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेस फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, इसलिए हमको डी एस का इंटीग्रेशन, अगर भाई इसको खोलूंगा तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन तो करूंगा। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होता है एफ, सॉरी डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होता है डब्ल्यू, और एफ डॉट डी एस को एज इट इज लिख दिया। तो वर्क डन का जब भी वह फोर्स किसी का फंक्शन हो तो ये फॉर्मूला लगाना मत भूलना। एफ डॉट टी एस का इंटीग्रेशन, ये किसका फॉर्मूला है? वर्क डन का। ठीक है, यहाँ पर ds की जगह क्या है? dx है, तो मैं उसको dx ही लिख देता हूँ। आइए इसको अच्छे से साइड में लिख देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एफ डॉट डी एक्स, एफ कैसे है लिख दो आराम से। अब आपको पता है पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग, और फोर्स भी किसका फंक्शन है भाई? एक्स, यानी फोर्स भी एक्स की तरफ लग रही है। तो अब इसको खोलूंगा तो एफ डी एक्स, डॉट है तो क्या लिखूंगा? कोस थीटा। अब आपको पता है दोनों एक्स एक्सिस की तरफ है, एफ भी और डिस्प्लेसमेंट भी, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, और कोस 0 कितना होता है? कोस जीरो होता है 1। तो W इज इक्वल टू, ये कोस 0 को 1 लिख दोगे तो सिंपल क्या रह जाएगा? एफ डी एक्स। सिंपल, मैंने कुछ नहीं किया, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी एक्स कोस 0, और वर्क डन को क्या लिख दिया? एफ डॉट डी एक्स, और कोस 0 1 हो गया। अब फोर्स की वैल्यू पुट कर दो, 7 माइनस 2x प्लस 3x का स्क्वायर इंटू डी एक्स। सर वर्क डन कैसे आएगा? अब कैसे निकालोगे? तो इसे इंटीग्रेशन करना है, चाहो तो अलग अलग कर दो। कैसे सर? अब बड़ा मेथड हो जाएगा अलग करना, पर आप देखना चाहो तो देख लो, ऐसे 7 dx है ना। अब सब में लिमिट भी पुट करनी पड़ेगी भाई, फिर 0 टू 5। मैं तो चाहता हूँ इकट्ठा लर्न कर लो अब, बट अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत है तो आपको मैं दिखा देता हूँ। 0 से 5 लिमिट पुट करनी है ना, 0 से 5 प्लस 3x स्क्वायर डी एक्स, 0 से 5। मैंने बस खोल के लिख दिया इनको, इंटीग्रेशन में ऐसे करते हैं ना। तो देखो, पहले वाले के लिए बात करते हैं, क्या क्या लिखा मैंने? 7 dx प्लस 2x dx, माइनस का भी लिख देता हूँ, जीरो से 5। ये क्या है? 0 से 5, क्योंकि लिमिट 0 से 5, प्लस 3x स्क्वायर डी एक्स, 0 से 5, राइट। यही है माइनस प्लस। अब आप करते हैं, 7 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x, 0 से 5, माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड x स्क्वायर, उसी से डिवाइड बाय 2, 0 से 5, प्लस 3 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड करो तो स्क्वायर में एक ऐड करोगे तो 3, उसी से डिवाइड, 0 से 5।
अपर लिमिट माइनस, पहले x की जगह 5 पुट करो फिर 0, तो आ जाएगा 5, 5 माइनस 0 5 माइनस, ये 2 से ये 2 कट गया, एक्स स्क्वायर, क्योंकि लिमिट्स कांस्टेंट में पुट नहीं करते ना, वेरिएबल एक्स में पुट करेंगे, तो पहले 5 एक्स की जगह 5 पुट करो, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 25, और 0 का स्क्वायर तो 0 ही, लिखने की जरूरत नहीं, 3 से 3 कट गया, 5 की जगह एक्स की जगह 5 पुट करो, 5 5 जा 25, 5 जा 125, तो 125, और डिवाइड माइनस 0 करोगे, 0 का क्यूब 0, तो आइए 35 माइनस 25 प्लस 125, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 35 माइनस में 125 में से 25 गया 100 प्लस 100 यानी 135 जूल आना चाहिए इसका। तो ऑप्शन में है क्या? हाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर हमारे पास कैसा है इसका डी। ठीक है, अगर आपको दिख रहा है तो ये ऑप्शन नंबर डी, सॉरी अब दिख गया होगा 135। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल इसका आंसर कितना है 135 जूल। जिसको मेरी राइटिंग समझ नहीं आई वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, अब देखिए पीछे कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं, सिंपल मैंने आपको बता दिया पहले इसकी अप्रोच क्या है ऐसे क्वेश्चंस की। आपको वर्क डन का फॉर्मूला लिखना है एफ डॉट डी एक्स। अगर सिंपल दे रखी हो, कोई एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी हो कि डिस्प्लेसमेंट 4 है, फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रही है 3 न्यूटन की, तो आप सिंपल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दो। बट यहाँ पर फोर्स डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है और आपको इंटीग्रेशन का यूज करना ही पड़ेगा, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा, यानी ये। ठीक है, इसको भूलना मत, और थीटा को तो कभी मत भूला करो। मान लो यहाँ पर ये फोर्स लग रही होती जेड डायरेक्शन में, मान लो ये फोर्स लग रही होती जेड डायरेक्शन में, और आप एफ थीटा भूल जाते, एफ की जगह वैल्यू पुट करने लग जाते सिर्फ, तो y के अंदर अगर देखा जाए, अब मान लो y की बात कर रहा हूँ, मतलब z में दे रखा था ना, z की बात अगर मैं कर रहा हूँ, z में अगर दे रखा होता मुझे, और अगर मैं f की वैल्यू पुट कर देता, थीटा देखता ही ना, उस केस में थीटा देखना पड़ेगा आपको। फोर्स तो है z में, देखो डिस्प्लेसमेंट मान लो कहाँ है x में, तो अब थीटा कितना हो जाएगा, देखो फोर्स लग रही है जेड एक्सिस में, डिस्प्लेसमेंट हो रही है एक्स में, तो उस फोर्स के कारण, जो जेड में फोर्स लग रही है उस फोर्स के कारण वर्क डन 0 हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि फोर्स लिखोगे फोर्स एफ डी एक्स कोस थीटा, इसका इंटीग्रेशन ना, तो एफ का तो वैल्यू है जेड में, डी एक्स है हमारी एक्स में, मतलब हाँ एक्स डायरेक्शन में। अब थीटा क्या हो जाएगा, फोर्स एक जेड में ये एक्स में, तो थीटा हो जाएगा 90 और कोस 90 0, तो ये पूरी टर्म 0। तो परपेंडिकुलर फोर्स के कारण वर्क डन क्या लगता है 0, मतलब अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये बात अब दिमाग में गांठ बांध लो हमेशा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बस मैंने इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखा है और लिमिट पुट किया। और लिमिट क्यों पुट किया ये सर? क्योंकि इसने पूछ रखा है 0 से 5 ही, क्यों? इसने बोला है x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 5 मीटर पार्टिकल जा रहा है, तो मैंने लोअर लिमिट शुरू किया है, शुरू वाली नीचे लिखते हैं ना 0 से, और लास्ट में खत्म किया 5 को। अगर बोलता 5 से 0, वो पोजीशन दे रखा होता, ठीक है, तो आप 5 से 0 भी लिख सकते थे, लेकिन वो पोजीशन गिवन होती कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में 5 मीटर पर तुम खड़े हो, अब 5 से 0 की तरफ आ रहे हो, वो अलग चीज हो जाए। चलिए अब ये देखो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हो, इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट प्रूव्स क्वांटम नेचर ऑफ लाइट, पॉलीक्रोमेटिक नेचर ऑफ लाइट, मोनोक्रोमेटिक नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट। अब इंटरफेरेंस क्या प्रूव करता है आपके अकॉर्डिंग? देखो हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा था लाइट रे के बारे में सारा कुछ, फिर हमने देखा कि ये अच्छे से न्यूटन वाली बात गलत हो जाती थी, फिर देखा था कि न्यूटन की बात चलती थी, उसके बाद यंग आए थे, यंग साइंटिस्ट जिनका नाम था यंग, उन्होंने एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिया था, है ना। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने ही क्या फिनोमिना शो किया था भाई, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में क्या होता था, लाइट वेव्स आपस में क्या करती थी, वो सुपर इम्पोज करती थी, मतलब उनकी जो एनर्जी थी आपस में सुपर इम्पोज करती थी, जिसके कारण हमें दो तरह के इंटरफेरेंस मिलते थे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आप लोगों ने इसको ट्वेल्थ में अगर पढ़ा है तो आप ध्यान से देखो, ट्वेल्थ में आपने इसको पढ़ा नहीं है, ट्वेल्थ में आपने इसको यूज किया, आपने इसको इलेवेंथ में ही पढ़ लिया था। इलेवेंथ क्लास में आपका एक वेव चैप्टर आया था, उसी में आपने पढ़ लिया था इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। इलेवेंथ में आपने पढ़ा था कि वेव कैसा फिनोमिना शो करती है, एक इंटरफेरेंस का एक फिनोमिना शो करती है वेव।
वेव्स, कोई भी वेव होगी वो इंटरफेरेंस का फिनोमेना शो कर सकती है। अब लाइट ने भी इंटरफेरेंस का फिनोमेना शो किया था। यंग ने ये साबित कर दिया कि लाइट ने भी इंटरफेरेंस का फिनोमेना शो कर दिया। इसका मतलब भाई इंटरफेरेंस का फिनोमेना तो कौन शो करता था? सिर्फ वेव। लेकिन यंग कह रहे हैं कि लाइट ने भी इंटरफेरेंस किया, यानी लाइट भी क्या है? वेव है। इसलिए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ने क्या प्रूव कर दिया? वेव नेचर ऑफ लाइट। क्वांटम नेचर ऑफ लाइट हम बात करेंगे जब वो फोटोन्स की बारी आ जाएगी। वहां से ओरिजिन हो जाता है क्वांटम। लाइट फोटोन से मिलकर बने होते हैं, है ना। क्वांटम, स्क्रोडिंगर इक्वेशंस, ये सब बात की बात है ना। पॉलीक्रोमेटिक का मतलब होता है बहुत सारी वेवलेंथ। क्रोमेटिक मतलब कलर, पोली मतलब बहुत सारी वेवलेंथ। एक लाइट में, एक ऐसी लाइट है जिसके अंदर बहुत सारे कलर की वेवलेंथ है, मतलब बहुत सारी कलर्स हैं, यानी बहुत सारी वेवलेंथ का है उसके अंदर। मोनोक्रोमेटिक क्या होता है? सिंगल वेवलेंथ। मोनो मतलब सिंगल, क्रोमेटिक मतलब कलर, कलर बोले तो वेवलेंथ। सिंगल वेवलेंथ की लाइट हो तो उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक, बहुत सारे कलर की लाइट हो तो बोलते हैं पॉलीक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक इंटरफेरेंस के लिए यूज की गई थी, यूज की गई थी सर, याद रखना। इसने प्रूफ नहीं किया था लाइट मोनोक्रोमेटिक होती है ना। ये तो मोनोक्रोमेटिक के तो जरूरी है भी नहीं, यूज की गई। तो प्रूफ क्या हुआ था सर? वेव नेचर ऑफ लाइट प्रूफ। आई थिंक अब इससे ज्यादा तो क्लैरिटी इसके लिए चाहिए नहीं होगी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तो हम अगर सिर्फ पी वाई क्यूज डिस्कस करेंगे तो क्या फायदा। इंटरफेरेंस के साथ साथ एक और फिनोमिना भी होता है जो लाइट शो करती है, वो क्या है? डाइफ्रैक्शन। इस दोनों को अच्छे से दिमाग में रखना। क्वेश्चंस आते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वो तो आते ही आते हैं। डाइफ्रैक्शन में भी आते हैं कि डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के बीच में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, ये दिमाग में रखना। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ। अच्छे से इसको पढ़ना। मेजर डिफरेंसेस बिटवीन डाइफ्रैक्शन एंड इंटीग्रेशन। ये बहुत दिमाग लगा के चलना है, और इसमें क्या डिफरेंस है और वो अच्छे से पता होना चाहिए आपको, कि वो पैटर्न कम हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। और इसके अंदर तो खासकर, और ये बात इंटीग्रेशन क्यों लिख दिया मैंने? डाइफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस में तो खासकर, इंटरफेरेंस में तो खासकर एक चीज आती है कि बताओ, दो दो जो आपने पढ़ा भी होगा, दो सोर्स ऑफ लाइट कैन नॉट बी इन सेम फेज, है ना। हो सकता है, बिल्कुल ये बात याद रखना। दो सोर्स ऑफ लाइट, फेज के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, फेज को अच्छे से पढ़ना। फेज क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में तो भूलना ही मत। ये चीज अच्छे से करनी है, फेज और फेज डिफरेंस। अब वो मैं एग्जैक्टली जो बता रहा था, वो क्वेश्चन क्या है? वो था कि टू सोर्सेज ऑफ लाइट कैन बी कोहेरेंट और नॉट। कैन नॉट बी कोहेरेंट आएगा इसका आंसर हमेशा। कभी भी दो अलग सोर्सेज लाइट, दो सोर्स लाइट के अलग अलग पड़े हैं, वो कोहेरेंट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उनके अंदर इनिशियली फेज डिफरेंस होता है। क्योंकि इनिशियली फेज डिफरेंस होता है। ये क्वेश्चन पहले आया करता था, अब तो आप में भी नहीं आएगा, अब ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन बन चुका है, बट फिर भी ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए। फेज डिफरेंट, कोहेरेंट सोर्सेज, ये तो भूलना भी मत कभी भी। आइए, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इज नॉट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? देखो, एक्सरेज है, गामा रेज है, आपको पता है। अब कंफ्यूजन आती है कॉस्मिक और बीटा में। कहीं जगह कॉस्मिक दे रखा होता है, कई बार बीटा दे रखा होता है। लेकिन कई बार इनको कंफ्यूजन करके हम बोल देते हैं बीटा, कोई कहता है कॉस्मिक। लेकिन ध्यान रखना कि ज्यादातर गामा और एक्सरेज तो मानी ही जाती है ही। कॉस्मिक और बीटा में बीटा कहा जाता है कि नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कहीं कहीं आपको दिख भी जाएगा कि लिखा हुआ है, लेकिन ज्यादातर बीटा ही बोला जाता है कि नहीं है, क्योंकि बीटा डिके से मिलती है, रेडियो एक्टिव डिके से। ठीक है, बीटा नहीं है। कॉस्मिक क्या होते हैं? हालांकि कॉस्मिक को हम एग्जैक्टली रीजन बोलते हैं कि पार्टिकल्स हैं जो स्पीड ऑफ लाइट के लगभग लगभग चलते हैं स्पेस में, है ना। कॉस्मिक रेज, तो इनको फिर भी बोल सकते हो एक किस्म से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बट बीटा रेज नहीं बोल सकेंगे, क्योंकि बीटा रेड कैसे आती है सर? रेडियो एक्टिव डीके का कारण।
तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज तक के लिए हम यही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड नाइट और गुड इवनिंग अगर आप दिन में देख रहे हैं तो। चलिए, आज का सारा लेक्चर हमारा PYQs और मैक्सवेल्स इक्वेशन पे है, तो कुछ रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, बट जो जो मैंने चीजें बताई है उनका ध्यान रखें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।